आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए फ्यूचर्स के 3 स्टॉक्स के साथ। आज हम इन स्टॉक्स की एंट्री और टारगेट की तो बात करेंगे, साथ में आज मार्केट का सेंटीमेंट भी जानेंगे। हम ये देखेंगे कि मार्केट इतने दिनों से वीक परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के स्टॉक्स की। तो आज का हमारा फ्यूचर्स का पहला स्टॉक है फोर्स मोटर्स का। फोर्स मोटर में मोमेंटम बना हुआ है। जुलाई 2026 में कंपनी की सेल 36.84 से बढ़कर 3,770 यूनिट्स तक जा पहुंची, जो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी ने जून के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी अभी रिसेंटली ये अनाउंस किए हैं। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसकी जो एंट्री प्राइस रहेगी वो रहेगी 19,438 की, टारगेट रहेगा 19,923 का और स्टॉप लॉस रहेगा 19,204 का। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। आज के स्टॉक्स में से नाल्को सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में से एक है। एल्यूमिनियम प्राइस में स्ट्रॉन्ग मूव के बीच नाल्को आज फोकस में रहा। ब्राजील की एल्यूमिनिया रिफाइनरी ने प्रोडक्शन को 50% तक रिड्यूस किया है, जिससे एल्यूमिनियम मार्केट में सप्लाई बढ़ गई और नाल्को जैसे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में बाइंग भी देखने को मिली। कंपनी का जून क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग रहा। नाल्को का नेट प्रॉफिट 88% और YoY बढ़कर 2002 करोड़ तक पहुंच गया। YoY का मतलब होता है ईयर ओवर ईयर, और साथ ही इस कंपनी का वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है 2.44 करोड़ शेयर्स के साथ। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस शेयर का एंट्री प्राइस आपका रहेगा 419 का, टारगेट रहेगा 429 का और स्टॉप लॉस रहेगा 413 का। इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है पीएनबी में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। रिसेंटली क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 2027 के रिजल्ट के बाद पीएनबी का शेयर में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। बैंक का क्वार्टर 1 नेट प्रॉफिट था 214%, YoY बढ़कर 5,253 करोड़ का हो गया, जबकि NII नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2% से बढ़कर 10,798 करोड़ के रहा। आज का इस स्टॉक का वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा 5.91 करोड़ के शेयर्स के साथ। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस स्टॉक का एंट्री प्राइस रहेगा 118, टारगेट रहेगा 121 का और स्टॉप लॉस रहेगा 117 रुपए का। तो साथियों, ये लेवल्स हमारे स्कैनर के टेक्निकल सेटअप पर बेस है। ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर देखें, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर न करें। अब बात करते हैं आज के मार्केट की। क्या मार्च वाली गिरावट दोबारा आ सकती है, या फिर मार्केट के अंदर कुछ ऐसा बदल रहा है जो स्क्रीन पर अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? आज के मार्केट के इसी सवाल को हम डिकोड करेंगे। देखिए, रिस्क तो डेफिनेटली है। क्रूड ऑयल फिर से हाई लेवल पर बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। ग्लोबल मार्केट्स भी कंप्लीटली कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। इस बार इंडिया के फंडामेंटल उतने वीक बिल्कुल भी नहीं है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कॉर्पोरेट अर्निंग से। जब ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ तब मार्केट को लग रहा था कि ये अर्निंग्स के लिए काफी डिफिकल्ट क्वार्टर्स होंगे। अप्रैल और जून के अर्ली फेज में ही चैलेंजेस थे, लेकिन जब एक्चुअल नंबर्स आने शुरू हुए तो स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट निकली। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अराउंड 400 कंपनीज के रिजल्ट रिपोर्ट हो चुके थे और ओवरऑल अर्निंग्स का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर था। टॉप लाइन ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रही और प्रॉफिट ग्रोथ में लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में स्ट्रेंथ देखने को मिली। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इकोनॉमी के बिजनेस अभी भी कमा रहे थे, और ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में मार्केट के सेंटीमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ही मार्केट को ड्राइव करती है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, FIIs पर। कुछ टाइम पहले फॉरेन इन्वेस्टर का इंडिया को लेकर मूड काफी नेगेटिव था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। शोर्ट्स में भी ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है। रिसेंट इंटरेक्शंस में कुछ लार्ज FII का मूड नेगेटिव से नेचुरल की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, और इंडिया के बॉर्डर मार्केट परफॉर्मेंस को देखते हुए अंडर वेटेज से इक्वल वेटेज की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि अगर FII सेलिंग स्लो होती है और बाइंग वापस आती है तो मार्केट का यहाँ से बड़ा प्रेशर पॉइंट हट सकता है। अब बात करते हैं इंडियन रुपी की। आपने देखा होगा क्रूड ऑयल हाई होने के बावजूद रुपी पर उतना प्रेशर नहीं आया जितना नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है।
मैं पहले की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सिस्टम में डॉलर इनफ्लो का सपोर्ट मिला है। सोर्स के अकॉर्डिंग FCAR रिलेटेड इनफ्लो ने रुपीस को स्टेबलाइज करने और फॉरेन इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को सपोर्ट करने में अहम रोल प्ले किया है। मतलब क्रूड ऑयल एक तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन डॉलर इनफ्लो दूसरी तरफ सपोर्ट भी दे रहा है और मार्केट इसी बैलेंस को प्राइस कर रहा है। अब देखिए साथियों, यहाँ एक हमने बहुत बड़ी गलतफहमी भी पाल रखी। हम जनरली सोचते हैं कि 60 से 70 डॉलर के क्रूड ऑयल का प्राइस इंडिया के लिए कंफर्टेबल है, और अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस 90 डॉलर के ऊपर पहुंच जाए या 80 से 90 डॉलर के आसपास रह जाए तो ये बहुत ही इंडियन मार्केट के लिए या इंडिया के लिए नेगेटिव साइन माना जाता है। लेकिन पिक्चर अब थोड़ी चेंज हो चुकी है साथियों। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। ऑयल कंजम्पशन की इंटेंसिटी भी पहले के कंपेयर में चेंज हो चुकी है। इसलिए शॉर्ट्स में ये आर्गुमेंट दिया गया है कि इंडिया का क्रूड प्राइस कंफर्ट जोन अब पहले के मुकाबले हाई हो सकता है। मतलब पहले हम 60 से 70 डॉलर जो क्रूड ऑयल का दाम मान रहे थे, अब वो 80 to 90 डॉलर हमें मानना होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रूड ऑयल को बिल्कुल ही आप इग्नोर कर दो। अगर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा और बहुत टाइम तक हाई रहता है तो इन्फ्लेशन, इंपोर्ट बिल और कॉर्पोरेट मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए क्रूड ऑयल अभी भी मार्केट का बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्टॉक मार्केट कभी कभी इकोनॉमी से बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर करने लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बॉटम अप रिकवरी देखने को मिल जा रही है। मतलब पूरा मार्केट एक साथ रैली नहीं कर रहा, लेकिन जहां अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, जहां ग्रोथ है, वहां मार्केट उन स्टॉक को रिवॉर्ड भी कर रहा है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। एआई के आने के बाद एक एक्सट्रीम नैरेटिव बन गया था, एआई इंडिया आईटी कंपनीज का बिजनेस खत्म कर देगा। लेकिन अब पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो गई है। एआई डेफिनेटली गेम चेंजर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडियन आईटी कंपनी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए आईटी सेक्टर में अब ब्लाइंड बाइंग नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इंपॉर्टेंट हो गई है। जहां कंपनीज एआई के थ्रू न्यू रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जहां ग्रोथ विजिबिलिटी है, उन कंपनीज पर फोकस करना ज्यादा लॉजिकल है। और सोर्सेज में भी मिड कैप और आईटी के रिलेटिवली अगले बिजनेस को देने की बात करने लगे हैं। मतलब आईटी सेक्टर को रिजेक्ट मत करो, लेकिन पूरे सेक्टर को ब्लाइंडली बाय भी मत करो। तो साथियों, आज की पूरी मार्केट स्टोरी को एक लाइन में समझने की कोशिश मत करना। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो, क्योंकि मार्केट के सामने रिस्क तो है, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट मार्केट अभी जबरदस्त दे रहा है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।